हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 टॉपिक संश्लेषित बहुलक। ठीक है, यही चल रहा है अपना चैप्टर 8 और इसमें आज हमारा टॉपिक क्या है? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक की परिभाषा मैं प्रीवियस वीडियो में आपको लिखा चुका हूँ, इसलिए दोबारा से उस परिभाषा को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं। और संश्लेषित बहुलक के आज यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनके बनाने की जो विधियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन संश्लेषित बहुलकों के हम कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम रेशे या संश्लेषित बहुलक, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कृत्रिम रेशे। संश्लेषित बहुलक में आज आप पढ़ोगे क्या? कृत्रिम रेशे। ठीक है ना? तो कृत्रिम रेशे क्या होते हैं बच्चों? कृत्रिम रेशे, कृत्रिम का मतलब जिसको किसके द्वारा बनाया गया हो? मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया हो? मनुष्य के द्वारा। तो ऐसे रेशे जिनको मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित करके निर्मित किया गया है। चलो मैं लिख देता हूं। वे रेशे जिनको मानव द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित कर निर्मित किया गया है, उनको कृत्रिम रेशे कह दो चाहे संश्लेषित रेशे कह दो, एक ही बात है। उनको क्या बोल सकते हो आप? कृत्रिम रेशे बोल सकते हैं। जैसे कौन कौन से कृत्रिम रेशे हैं? ठीक है ना? तो मैं पहले ले रहा हूं नायलॉन 66। पहला कृत्रिम रेशा है आपके पास, कौन सा? नायलॉन 66। तो देखो बेटा, नायलॉन 66 जो कृत्रिम रेशा है इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नायलॉन 66 को प्राप्त करने के लिए हम दो पदार्थों का उपयोग करते हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। दोबारा से बोल रहा हूँ, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन, इन दोनों इकाइयों का उपयोग करके हम इनका बहुलीकरण कराते हैं तो हमको नायलॉन 66 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो लिख देते हैं, यह एडिपिक अम्ल, ये 6 कार्बन वाला पदार्थ है एडिपिक अम्ल, और हेक्सा मेथिल डाइएमीन, ये भी 6 कार्बन वाला पदार्थ है, इसलिए इसको नायलॉन 66 बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना, नायलॉन 66 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसको बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है ना, वे दोनों 6 कार्बन वाले हैं। यह एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन के संघनन, दोनों के संघनन से प्राप्त होता है। इसमें प्रयुक्त दोनों एकलक, लिख रहा हूं मैं, दोनों एकलक। एकलक कौन है गो? एक तो ये गो हेक्सामेथिल डाइएमीन और एक एकलक कौन है गो? एडिपिक अम्ल। दोनों एकलक 6 कार्बन युक्त होते हैं, इसलिए इसे
नायलॉन 66 कहते हैं। तो बच्चों अब आपको याद करना है एडिपिक अम्ल का सूत्र। देखो एडिपिक अम्ल OH डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH, ये है एडिपिक अम्ल। और एडिपिक अम्ल में इसमें 6 कार्बन है ना, 4 तो ये है, होल 4 लगा दियो मैंने, इकट्ठा करके लिख दियो है, और 1 कार्बन ही और 1 कार्बन ही, प्लस NH2 हेक्सा मैथिल लिखना है ना, मैथिल ग्रुप कितने लिखने हैं, हेक्सा माने 6, NH2 डाई माने 2, एमीन ग्रुप कितने हैं 2, इक्वल टू, तो यहाँ पे नीचे लिख दो एडिपिक अम्ल, और थोड़ा सा नीचे लिखो एडिपिक अम्ल, और ये है वो हेक्सा मैथिल डाई एमीन, ठीक है ना। तो देखो बेटा दोनों सूत्र ने ध्यान से देख लो। अब ये वाला सूत्र है, इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। यहाँ पर NH2 लगाया ना मैंने, इस NH2 को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। देखो N, एक H तो E आगो और एक H E आगो, 2 H लग गया ना। ऐसे ही इस N से एक H तो ये लग गया और एक H ये लग गया। क्लियर, ठीक है ना। चलो यार ऊपर को लगा दूँ। अब वो तो NH2 यही। अब आपको क्या करना है, देखो आपको इसके अंदर से H2O निकालना है। तो एक H2O तो निकाल दो, ये वाला, ये इतने तो ले लेंगे OH और इधर से ले लेंगे H, ठीक है। और एक H2O निकालेंगे आप, इधर से तो OH लेंगे, और देखो मैं H ले रहा हूँ, या मैंने यहाँ पर ये गोल घेरे बनाए जाते, जिससे आपकी समझ आ जाए कि किस जगह पे से तो OH को उठाया है, किस जगह पे से H को उठाया है। आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने गोल घेरे बनाए हैं। ये बॉक्स जो बनाए ना, सिर्फ आपको समझने के लिए बनाए हैं। तो देखो इधर से तो OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बन गया H2O। इस नाइट्रोजन से ये H गया और इससे ये OH गया, ये भी क्या बन गया H2O, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर NH2O यानी कि 2 H2O लिख सकें, NH2 निकल गया, प्लस यौगिक बनाओ, इधर से लिखना स्टार्ट करोगे। मैं देखो वहाँ आएगा नहीं, इसलिए इस जगह पे लिख रहा हूँ यौगिक को। ये वाला यौगिक मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये कार्बन है, ये बंद खाली हो गया, ये बंद खाली हो गया, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O लग रहा है, और यहाँ पर देखो कार्बन के साथ ये बंद लग रहा है, मैंने ये लगा दिया। फिर CH2 का होल 4 लग रहा है, CH2 का होल 4 कर दिया। इसके आगे चलो, फिर कार्बन आ गया, बंद कार्बन, डबल बॉन्ड O लग रहा है ना, और फिर ये बैलेंसी फ्री हो गई, ये बैलेंसी फ्री लग कर दी मैंने। दोनों साइड से दोनों OH हट गए, H2O बना दियो, ये बच गया। अब ये बैलेंसी फ्री इधर से हो गई, ये बैलेंसी फ्री इधर से हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। N, और N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और फिर नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अगला बंद बनाओ, CH2 का होल 6, ये जुड़ रहा है ना। फिर इसके साथ कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन और NH, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो इसका ये बंद खाली हो गया। तो बच्चों इस पर आप कोष्टक बनाओ, और कोष्टक लगाकर यहाँ N लिख दो, और ये जो सूत्र आया है आपके लिए, ये है नायलॉन 66 का, ठीक है ना। तो ये नायलॉन 66 आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, किसके संगनन से, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन के संगनन से, ठीक है। अब इसमें दोनों ही जो
अब यहाँ पर जो एक प्रश्न और पूछा जाता है वो क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैसे कि नायलॉन 66 की 1,00,000 इकाइयों के नाम लिखो। तो नायलॉन 66 एक बहुलक है और बहुलक का निर्माण 1,00,000 इकाइयों से मिलकर होता है। तो नायलॉन 66 की दोनों 1,00,000 इकाई कौन कौन सी है गई, पहली 1,00,000 इकाई एडिपिक अम्ल और दूसरी 1,00,000 इकाई हेक्सामेथिल डाइमीन। तो दोनों 1,00,000 इकाई है कि ना है गई, और दोनों 1,00,000 इकाई जो हैं उनके अंदर कार्बन की परमाणु की संख्या 6 है। यही हमारे यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, नायलॉन 66। क्या बोलेंगे, नायलॉन 66, ठीक है ना। तो नायलॉन 66 के बनाने की विधि या प्राप्त करने की विधि को आप नोट करिए। अगला हम कोई कृत्रिम रेशे के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नायलॉन 66 के उपयोग बता देता हूँ, क्या उपयोग होते हैं इसके, आप इसका कहाँ पर उपयोग करते हो। तो पहला उपयोग नायलॉन 66 का मशीनों में गियर बेरिंग बनाने में, मशीनों में गियर बेरिंग बनाने में नायलॉन 66 का उपयोग करेंगे। नंबर दो है टायर, कपड़े, रेसे, रस्सी, टायर, कपड़े, रेसे, रस्सी, ब्रश, टूथब्रश और कपड़ा धोने की ब्रश आदि के निर्माण में। पैराशूट की जो रस्सी रहे ना वो याई की बनी रहे, पैराशूट की जो रस्सी रहती है वो इसी की बनी होती है, नायलॉन की, बहुत मजबूत होता है। और आजकल आपकी जो मोटर होती है ना, डीप बोर की मोटर, सबमर्सिबल मोटर, वो नायलॉन के रेसे से ही फांसी जाती हैं, ठीक है ना, वो नायलॉन की होती हैं। दूसरा कृत्रिम रेशे की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो बच्चों वो है टेरिलीन। दूसरा कृत्रिम रेशे का नाम क्या है बच्चों, टेरिलीन। देखो टेरिलीन का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है ना। टेरिलीन का जो निर्माण होता है वो होता है बच्चों 2 1,00,000 इकाइयों से। कितनी 1,00,000 इकाइयों से, 2 1,00,000 इकाइयों से। और दोनों 1,00,000 इकाइयों के नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल के संघनन से टेरिलीन प्राप्त होता है। लिखें, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल, टेरेप्थेलिक अम्ल के संघनन से टेरिलीन प्राप्त होता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक अम्ल दोनों के सूत्र लिखकर अभिक्रिया करा दो, बहुलीकरण करा देते हैं। बहुलीकरण कराएंगे तो हमको टेरिलीन मिल जाएगा। तो देखो टेरेप्थेलिक अम्ल का सूत्र लिखते हैं, COH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है और फिर उसके साथ आपने ये ग्रुप जोड़ देना है, ये बेंजीन रिंग है। ये सूत्र बच्चों कहलाएगा टेरेप्थेलिक अम्ल का। टेरेप्थेलिक अम्ल, क्लियर। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल, एथ है, 2 कार्बन होने चाहिए, ग्लाइकॉल ऑल ग्रुप रखा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इथाइलिन या एथिलीन, कुछ भी कह दो, चलो मैंने एथिलीन लिखा है तो यहाँ एथिलीन ही लिखूंगा। ग्लाइकॉल, ठीक है। अब दोनों की अभिक्रिया करवाओ आप अगर दोनों की अभिक्रिया करवा रहे हो तो देखो
इधर से मैं अगर हाइड्रोजन ले रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैं OH को लूँगा और यहाँ से एक पानी का अणु बाहर निकलेगा। यहाँ से एक पानी का अणु बाहर निकल रहा है, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ से अगर मैं OH को उठाता हूँ तो मेरे को और क्या चाहिए, H में लेता हूँ इसको, और ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर लिख दोगे आप बहुलीकरण, क्योंकि बहुलीकरण ही तो करा रहे हैं, दोनों एकलक इकाइयाँ हैं, अब बहुलक इकाई प्राप्त होगी ना आपको। तो बहुलीकरण के साथ आप फिर अब इस सूत्र को लिखिए। तो देखो यहाँ से OH गया, क्या बचा, C बंद, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग बना दो, ये बेंजीन रिंग आ गई। फिर C डबल बॉन्ड O, इधर O बच गया है ना बीच में एक, फिर ई बंद खाली है गो, बंद बना दिया, फिर ई बंद खाली है गो, का जुड़ गो CH2 बंद, CH2 बंद O, फिर बंद खाली है गो। तो देखो यहाँ पे कोष्टक बनाओ, और होल N लगा दो। होल N लगाने का मतलब ये है कि ये तो मैंने एक अणु लिखा है टेरिलीन का, और ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जब जुड़ेंगे, क्योंकि बंद खाली है ना, इतको जुड़ जाएगा और इधर भी जुड़ जाएगा, बंद खाली बता दिया ना हमने। ऐसे बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो टेरिलीन के एक अणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या निकल जाएगा बताओ, NH2O, 2 H2O निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इकाइयाँ आप ले सकते हो, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जल के अणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए हम N लगा देते हैं, चाहे कितने ही पानी के अणु हों, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये किसका सूत्र है, टेरिलीन का, ठीक है। टेरिलीन किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो, ये चीज़ आपने चेक की है, ठीक है ना। तो देखो टेरिलीन का उपयोग कहाँ पर कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख दो उपयोग, देखो चुंबकीय टेप, नाव की पाल, बेल्ट, देख लेना कैसी कैसी चीज़ बनाने का काम आ रहा है। चुंबकीय टेप, नाव की पाल, बेल्ट, कपड़े, फिल्म, बेल्ट, कपड़े, फिल्म आदि के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, टेरिलीन का। तो ये टेरिलीन कृत्रिम रेशा आ गया बच्चों, और टेरिलीन कृत्रिम रेशा बनाने की विधि आपके सामने है, इसका सूत्र आपके सामने है, और इसके उपयोग भी आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो आप फटाफट से टेरिलीन को नोट कीजिए। अगला जो संश्लेषित रेशा है बच्चों, वो है तीसरे नंबर पर रेयॉन। देखो रेयॉन कैसे प्राप्त करते हैं। रेयॉन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सेलुलोज लेते हैं। क्या लेते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर पहले साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घोल लेते हैं। घोल लेने के बाद एक आपको गाढ़ा सा घोल प्राप्त हो जाएगा जिसको विस्कोस कहते हैं। अब इस विस्कोस को महीन छिद्रों से गुजारते हैं। महीन छिद्रों से गुजारकर फिर इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं। महीन छिद्रों से निकालकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारने के पश्चात आपको जो महीन चमकदार रेशे प्राप्त होंगे वो रेयॉन कहलाएंगे। विधि ध्यान में आई? तो देखो क्या क्या लेते हैं हम, मैं नोट कर देता हूँ आपको। सर्वप्रथम
कागज यानी कि सेलुलोज, को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ करते हैं। पहला काम क्या हो गया, आपको सेलुलोज लेना। सेलुलोज जो होता है ना, वो घास, जितनी भी घास होती है ना, वो सब सेलुलोज होती हैं। और आपको ये कागज़ जो प्राप्त होता है, ये भी घास, फूस, तुड़ी या फिर पादप अपशिष्ट, इनसे ही तो प्राप्त होता है कागज़, इसलिए तो इसको मैंने सेलुलोज लिखा है यहाँ पर। तो सेलुलोज को सबसे पहले क्या करना है, आपको साफ़ करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर। और साफ़ करने के बाद फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सूत्र लिख रहा हूं मैं CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर सेलुलोज का विलयन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त कर लिया आपने, सेलुलोज का विलयन प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। का ले लियो, सबसे पहले सेलुलोज लियो, कायते साफ करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से साफ करो, फिर कायते घोल दियो, कार्बन डाइसल्फाइड से घोल लिया, और क्या प्राप्त हो गया, सेलुलोज का विलयन। यही तो विस्कोस कहें बेटा, इस विलयन को क्या बोलेंगे हम, विस्कोस बोलते हैं, ठीक है ना। तो विस्कोस लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस विलयन को महीन छिद्रों से प्रवाहित करेंगे। अब इस विलयन को महीन छिद्रों से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र कहा जाएगा H2SO4 से गुजारते हैं। तनु सल्फ्यूरिक, महीन छिद्रों से प्रवाहित करेंगे, फिर कहाँ से गुजारेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारते हैं। तो महीन और चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं, जिसे रेयॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, रेयॉन। तो देखो, रेयॉन प्राप्त करने की कितनी साधारण सी विधि आपको हमने लिखाई है। सबसे पहले क्या लिया आपने, सेलुलोज को किससे साफ किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगो के साफ किया। फिर किसके अंदर घोला, कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर विलयन प्राप्त किया, किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज का विलयन जब मिल गया तो फिर उसको कहाँ से प्रवाहित किया, महीन छिद्रों से, छेदन थे जाते पतले पतले रेशा बने, महीन छिद्रों से प्रवाहित करने के बाद किसके अंदर डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से उसको निकाल लिया। तो आपको महीन, चमकदार, मजबूत रेशे प्राप्त हो गए, और इन रेशों को ही क्या बोलोगे, रेयॉन कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, रेयॉन। तो देखो, अब रेयॉन का आप कहाँ पर उपयोग कर सकते हो, क्या उपयोग कर सकते हो रेयॉन का, वस्त्र, धागे, दरियाँ, वस्त्र, धागे और दरियाँ आदि बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं।
ये रेयॉन का उपयोग हो गया। तो बच्चों आज आपने कृत्रिम रेशों के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। और कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं बच्चों? पहला नायलॉन 66, दूसरा टेरिलीन और तीसरा रेयॉन। ठीक है ना। नायलॉन 66 किससे प्राप्त किया? किससे प्राप्त किया? एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिल डाई एमीन, दो चीज़ों से प्राप्त किया ना। और टेरिलीन टेरेप थैलिक अम्ल प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। और रेयॉन प्राप्त करने के लिए क्या लिया? सेलुलोज। सेलुलोज को किसके अंदर साफ किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ठीक है ना। विलयन किसके साथ मिलाकर बनाया? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। फिर क्या किया? महीन छिद्रों से निकाला, और महीन छिद्रों से निकालकर कहाँ से गुजारा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या मिल गया आपको? रेयॉन। तो तीनों जो कृत्रिम रेशे हैं उनकी एकलक इकाइयों के नाम ध्यान रखने, उन तीनों कृत्रिम रेशों की एकलक इकाइयों के सूत्र ध्यान रखने हैं, और अभिक्रिया का समीकरण आपको याद करना है, और किस तरह से जो आपको रेशा प्राप्त हुआ है उसका सूत्र भी आपको ध्यान में करना है, और इनकी प्रक्रिया हमको ध्यान में करनी है। तो बच्चों ये हो गए आपके आज के टॉपिक के कंप्लीट कृत्रिम रेशे। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 कृत्रिम रेशों को पढ़ाया है। उम्मीद है आपको ध्यान में आए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जी अभिक्रिया ज़्यादा लंबी हो रही हैं, हमारी समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं आपको दोबारा से फिर समझाऊंगा। ठीक है ना। ओके बच्चों।